अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अस्मा आज़म है और हस्बे मामूल मैं हाज़िर हूँ तालान में कफ़ील के एक और रिव्यू के साथ। कफ़ील की 2 अक़सात इस हफ़्ते आईं, किस्त नंबर 15 और किस्त नंबर 16। जो इससे पहली अक़सात जिनका हम रिव्यू कर चुके हैं और हम इस पे पहले बात कर चुके हैं कि जो जो पहली 10 अक़सात थी वो ज़ेबा की जो पिछली ज़िंदगी थी उसके मुतालिक थी। हमने देखा कि जो ट्रांज़िशन थी वो कुछ ख़ास नहीं थी और हमें बहुत कंप्लेन थी और मैंने जाके कमेंट्स देखे। उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग जो हैं वो उस ट्रांज़िशन पे कमेंट कर रहे थे। लेकिन जब फिर किस्त 13वीं और 14वीं किस्त आई तो लगा कि ड्रामा जो है वो अपनी एक यूजुअल में वापस आ रहा है, जहाँ पे हम उसको जो हमने पहले 10 अक़सात देखी थी जिस पे हमने उसको पसंद किया था। अनफॉर्चुनेटली ये जो अक़सात जो अभी रिसेंटली हमने देखी हैं जिसका आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ, किस्त नंबर 15 और 16, ये कुछ मायूस कुन रही। यानी हमें उस तरीके से इन अक़सात ने अपने साथ नहीं बांधे रखा जो हमने इसके शुरू में जो एक मोमेंटम बना था इस ड्रामे को देखते हुए, या जो हमें इससे तवक्कुआत थी वो हमें उस तरह पूरी होती भी नज़र नहीं आई। तो शुरू करते हैं किस्त नंबर 15 से। किस्त नंबर 15 जब खुलती है तो हम जो नेबर्स वाला ट्रैक है, सैफ और वर्दा वाला, तो आगाज़ ही उसी से होता है। सैफ की शादी का जो सीन है, उनके घर का जो चल रहा होता है कि भी लाइट चली गई है और वर्दा अनॉयड हो रही है, और तकरीबन 15-16 मिनट हम देखते हैं कि वो हम सैफ के घर गई कि भाई बिजली आ रही है और जा रही है और जनरेटर और वर्दा और हीरे की अंगूठी और सारा। टू बी ऑनेस्ट वो बहुत अननोइंग था। एज़ अ व्यूअर मैं उस ट्रैक में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मुझे लगता है कि आई एम श्योर बहुत सारे लोग मेरी इस बात से रिलेट कर सकेंगे और इत्तेफ़ाक करेंगे कि हमें चूँकि हमें शुरू में हमने पहली जो तकरीबन 10 अक़सात तो लगातार, और फिर ऑब्वियसली जब ट्रांज़िशन हुई और हम ज़ेबा की हालिया ज़िंदगी हम देख रहे हैं, तो हम ज़ेबा की ज़िंदगी में इंटरेस्टेड हैं। तो राइटर ने जो ये नया ट्रैक इंट्रोड्यूस करवाया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसको बैलेंस आउट करने के लिए राइटर ने कि जैसे अगर उस रिलेशनशिप में जो ज़ेबा और जामी का रिलेशनशिप है उसमें, यानी जामी का जो किरदार है एक डिसफंक्शनल एक फैमिली है और उसमें जो कफ़ील है या जो एक मेन किरदार है या बाप कह लें या वन ऑफ द पार्टनर, वो अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से पूरा ख़ानदान किस तरीके से सफ़र करता है और वो किस तरीके से एक डिसफंक्शनल फैमिली बन के सामने नज़र आती है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए जो राइटर ने वर्दा और सैफ का एक हमें रिलेशनशिप दिखाया है कि ये नहीं सिर्फ मर्द हज़रात नहीं होते, ख़वातीन भी होती हैं। जो कि मैं एग्री करती हूँ, मुझे इस चीज़ से इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन ये जो कॉन्शियस एफ़र्ट्स हैं ये दिखाने की कि भई, चूँकि मैंने मर्द के बारे में बात किया तो अब मुझे दिखाना है कि औरतें भी इस तरह की होती हैं, ख़वातीन भी इस तरह की होती हैं। तो ये यानी अपोलोजेटिक किस्म का, एक माज़रत ख़्वाना किस्म का जो रवैया है, उसने एक तो वैसे भी आम ज़िंदगी में भी वो बहुत अजीब लगता है, और ख़ास तौर पे हम इस ड्रामे के सिनेरियो में अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि वो जो एक मज़ा हमें इस स्टोरी को देखते हुए आ रहा था, या एज़ अ व्यूअर जो मैं कनेक्ट कर रही थी, तो मैं थोड़ा ज़िच हो रही हूँ देख के। और फिर वो किरदार दिखाए भी कुछ इस तरीके से हैं और उनकी जो अगर हम बात करें अदाकारी की भी बात करें, तो वो उस तरीके से जम नहीं रही और क्वाइट अननोइंग वो किरदार है, तो कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा और फिर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनको दे रहे हैं जस्ट टू बैलेंस आउट। नो, मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ ख़ास अच्छा लग रहा है। तो इस जो 15वीं किस्त का जो मेन हम देखते हैं वो यही वर्दा और सैफ का, मतलब इसके बाद फिर हम देखते हैं कि थोड़े 1-2 सीन के बाद फिर हम उनके घर की तरफ हमें वो दिखाते हैं कि भई वो उसके माँ-बाप, वर्दा के माँ-बाप की तरफ खाना खाने गए हैं और रात रुकना है, नहीं रुकना, और वर्दा वापस आ रही है और उसकी माँ की कंप्लेंट्स एंड ऑल दैट, इट वाज़ क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग कि भई आप क्यों हमें इतना यानी इसमें उलझा रहे हैं और हमें वो चीज़ दिखा रहे हैं जो हम नहीं देखना चाहते। तो एक तो ये चीज़ जो है मुझे वो काफ़ी बुरी लगी, अननोइंग लगी। दूसरा जो एक चीज़ हम पिछली 3-4 साल से मैं नोटिस कर रही हूँ, और मैं आई फॉरगॉट टू मेंशन प्रीवियसली, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ऑब्वियसली, लेकिन एक व्यूअर की हद तक जब हम देखते हैं और जो कैमरा वर्क हमें नज़र आता है, तो कैमरा इतना ज़्यादा हिल रहा है कि आपका देखने का जो एक एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो रहा है। वो कैमरा यानी लिटरली ऐसे लगता है कि जैसे जिस जगह पे कैमरामैन खड़ा है, यहाँ जहाँ पे शूट हो रहा है, वहाँ पे ज़लज़ला आया हो, वो इतनी मूवमेंट्स हैं। आई डोंट नो इसके पीछे यानी क्या हिकमत है।
یا डायरेक्टर जो हैं वो क्यों इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। मिसम नकवी से हमें जो है वो इससे अच्छे काम की तवक्को है। हमने उनका काम पहले देखा है, परवरिश में हमने जो उनका काम देखा है, वो देख के हमारी तवक्कुआत कफ़ील के साथ यानी हर लिहाज से बहुत ज़्यादा बन गई हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें अगर हमें कुछ हिकअप्स नज़र आते हैं तो वो थोड़ी परेशानी होती है कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर हम वापस आते हैं ज़ेबा के घर की तरफ। तो उसमें हम देखते हैं कि सुबह का किरदार जो है फ़ोन करते हैं दनीन को, क्योंकि हमने पिछली किस्त में देखा था कि दनीन के माँ-बाप एक रिश्ते की बात करते हैं ज़ेबा से, दनीन और सुबह की। तो वो उसको फ़ोन करके उसको बुलाता है, इस पे ज़ाहिर दनीन बड़ी एक्साइटेड होती है कि वो बुला रहा है, तो क्या बात होगी। और फिर वो बड़े अच्छे और बड़े समझदाराना अंदाज में, बड़े सेंसिबल वे से वो उसको मना करता है और उसको यानी कहता है कि भाई मैं एक डिसफंक्शनल फैमिली से हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी मेरे साथ ख़राब करो, तो मैं एडजस्ट नहीं कर सकूँगी। और हम लोग ही नहीं एक दिन काम करते हैं, सारी फैमिली हम एक दिन काम करते हैं ताकि दूसरे दिन का घर का निज़ाम चल सके। तो वो कहती है कि मैं भी काम करूँगी, और वो कहते हैं कि मैं क्यों तुमसे काम करवाऊँगा। तो मैं काम करूंगी, मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकती हो, कोई भी काम कर सकती हो, लेकिन क्यों करवाऊँ तुमसे काम? फिर ये नहीं वो भी कहती है कि ये नहीं कि मुझे तुम लोग के घर के मामलात का इल्म नहीं है, मैं बहुत सारी बातें नहीं जानती, लेकिन बहुत सारी बातों का मुझे इल्म भी है। तो ये नहीं है कि मैं लाइल्म हूँ, लेकिन इसके बावजूद मतलब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन सुबुह उसको मना करता है, वो ऑब्वियसली उसको कहता है कि नहीं, क्लास डिफरेंस है और मैं नहीं चाहता कि बेजोड़ शादी हो। तो जिस अंदाज़ से वो उस चीज़ को डिलीवर करता है, जो बात करता है, तो बहुत मुझे अच्छा लगा देख के। और वो ये कहता है कि मैं अगर शादी जब करूँगा भी, अभी तो खैर मैं जल्दी शादी नहीं करूँगा, लेकिन अगर करूँगा भी तो अपने जैसे लोगों में शादी करूँगा। कि दनीन, जब मैं बहुत सालों बाद जब भी शादी करूँगा भी, तो मैं अपनी तरह के लोगों में करूँगा। और अपने जैसे ज़ाहिर है मतलब अपनी अपनी क्लास में, क्योंकि क्लास डिफरेंस है, तो मैं तुम्हारे मतलब तुम्हें इस रिश्ते में बांध तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगा। तो आशा वजाहत ने एज़ यूजुअल बहुत अच्छे तरीके से इस किरदार को निभाया। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं जो मेन जो 15वीं किस्त का, इसके अलावा जो मेन इवेंट है वो ये है कि एक जगह पे कहीं शायद गाड़ी ख़राब है और सबूत वो टायर चेंज करवा रहा है, और वहाँ पे वो देखता है अपने वालिद को, जामी को, किसी खातून के साथ। और वो देख के ज़ाहिर है उसको मतलब दुःख होता है, और वो जो एक्सप्रेशंस आशिया ने वहाँ पे दिए हैं, ऐसे वो क्या बात है। यानी वो अंदर से एक टूटा हुआ बच्चा जो पहले ही यानी अब जो सबूह का किरदार इसमें दिखाया गया है कि जो घर का बड़ा बच्चा, और फिर इस तरह के घर का बड़ा बच्चा जिसको ज़ाहिर हम देखते हैं कि अर्ली एज में उसको घर का बड़ा बनना पड़ रहा है, क्योंकि जो घर का एक्चुअल बड़ा है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छी तरीके से पूरी नहीं कर रहा। तो उसको अपना जो अपनी उम्र के मुताबिक जो उसकी ज़िंदगी है वो गुज़ारने का मौका नहीं मिल रहा। तो उसमें वो थकावट, वो अर्ली थकावट उसके चेहरे पे है। वो यानी एक आप कह लें कि वो रौनक जो एक उस उम्र के बच्चे में होती है, जो बेफ़िक्री होती है, जो बेपरवाही होती है, वो उसके चेहरे पे नहीं है, उसके चेहरे पे फ़िक्रें हैं। और फिर उस पे यानी अब वो ये देखता है कि अपने बाप को वो किसी और ख़ातून के साथ देखता है, और ऑब्वियसली ये एक मतलब ज़ाहिर है ऑलरेडी वो बहुत कुछ सह रहा है, तो ये एक उसके ऊपर मतलब एक और ज़ुल्म मैं समझती हूँ इस एज में कि भई उसे ये भी देखना पड़ रहा है। अच्छा, हम देखते हैं कि हमें वो जो खातून है जामी के साथ वो दिखाई नहीं जाती, लेकिन मुझे ऐसे लगता है क्योंकि वो जो जामी की जो पुराने मोहल्ले में जिसकी गर्लफ्रेंड थी आसमा, जो उसकी चाल थी, क्योंकि वो बड़ी डिफरेंट सी चाल थी और मैं बड़ा उस पे कमेंट भी करती थी। तो मुझे लगा कि चूँकि हमने सिर्फ़ उसको चलते हुए देखा है पीछे से, तो मुझे लगता है कि शायद ये वही आसमा है, जो कि ज़ाहिर है शायद हमें दिखाएँगे अगली अक़सात में, लेकिन अभी उन्होंने उसका चेहरा रिवील नहीं किया। सुबह खैरा के ज़ेबा से बात करता है, ज़ेबा को बताता है कि जामी को यानी उनको देखा है, अपने बाप को देखा है वहाँ पे। अब्बू को देखा मैंने किसी औरत के साथ। पहली बार नहीं देखा है, दूसरी तीसरी बार देखा है मैंने। आपको पता है इस बारे में? किसी खातून के साथ। तो ज़ेबा से पहला तो क्वेश्चन ये करती है कि तुमने बहनों को तो नहीं बताया? तो कहता है कि नहीं बताया। तो उसको ज़रा फ़िक्र होती है कि इसने तो चलो देख लिया है, और ये कोई भी बच्चे अपने माँ या बाप के बारे में इस तरह की बात ना सुनना चाहेंगे, ना देखना चाहेंगे। तो वो मना करती है कि तुम अपनी बहनों सिस्टर्स का ज़िक्र मत करना।
तुमने अपनी बहनों से बात तो नहीं की ना? अभी आया हूँ मैंने किसी से बात नहीं की। और फिर वो उससे पूछता है कि आपको दुख नहीं हुआ, देखिए आपको तकलीफ नहीं है, तो कहती है मैं क्या फील करूँ, मुझे कुछ फील नहीं होता। और जब मैंने ये जुमला सुना तो यकीन कीजिए कि मैं तो अंदर से जैसे टूट सी गई। ऑब्वियसली द वे शी सेड इट, जो एक्सप्रेशंस सनम के चेहरे पे थे एज ज़ेबा, कि भाई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में इतना अरसा रहते रहते आप फील करना छोड़ देते हैं। ज़ाहिर आप उस बंदे के बारे में, जो आपका पार्टनर है उसके बारे में कुछ फील नहीं करे, उसके बारे में तो फील कर ही नहीं रहे, लेकिन आप अपनी अपनी फीलिंग्स को भी दबा दबा के एक ऐसी आप स्टेज पे आ जाते हैं कि आप बिल्कुल नम हैं वहाँ पे, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि बड़ी एक सैड सिचुएशन है कि आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, आपको दुख तकलीफ या कुछ भी, आप क्योंकि वो तकलीफ की इतनी शिद्दत है, वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते रहते आपके आपके दुख इतने बढ़ चुके हुए हैं कि अब आपको वो महसूस नहीं है। कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई वाला हिसाब यहाँ पे नजर आता है। और फिर वो पूछता है कि भाई आप किस मिट्टी से बनी है, तो उसको जवाब देती है कि सब्र की मिट्टी से। अच्छा, मैं हर यहाँ पे नहीं, अगेन जो उमैरा अहमद ओबियसली मैं उनकी राइटिंग को पसंद भी करती हूँ, लेकिन जो कुछ चीज़ें इस तरह की वो बीच में देती हैं तो मुझे उससे इख्तलाफ भी रहता है। अब जब यहाँ पे उन्होंने कहा कि सब्र की मिट्टी से, तो मुझे अच्छा नहीं लगा जिस वे से ज़ेबा ने कहा। इसका मतलब है कि आप इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि भी ये सब्र, इस चीज़ पे सब्र बनता है आपका, हालांकि आपके पास वे आउट है, ये जुल्म है जो आप अपने ऊपर बर्दाश्त किया। और मुझे ऐसे लगता है इस ड्रामे को भी देख के, और हम आम जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। हम जामी जैसे किरदार बहुत देखते हैं अपने गिर्द, हम ज़ेबा जैसे किरदार बहुत देखते हैं अपने इर्द गिर्द। तो आप यानी क्या ये सिखा रहे हैं कि आप बस इसको बर्दाश्त करें क्योंकि सब्र है, क्योंकि फिर सब्र के साथ जो है वो सवाब का और फल का और अजर का यानी जो कॉन्सेप्ट है कि आप बर्दाश्त करते जाएं और फिर आपने अपना पीक टाइम जो है, अपना प्राइम टाइम जो है, वो आपने इस ज़लालत के साथ गुजार दिया है, इस आस में कि जब आप मिली वही बात कि आपकी ज़िंदगी का वो बेहतरीन हिस्सा गुजर जाएगा और आपको उसका अजर मिलेगा, तो उस अजर का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो अमजद इस्लाम अमजद की नज़्म जो मुझे बड़ी पसंद भी है, जिसमें वो कहते हैं कि फसले गुल के आखिर में फूल उनके खिलते हैं, उनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं वाला हिसाब हो जाता है कि जब यानी सूरज निकलता है तो तब उस वक्त उसकी रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। तो बेहतर होता है कि आप सब्र के बजाय आप स्टेप आउट करें, क्योंकि देखिए सिर्फ इससे ये नहीं है कि आपने सब्र किया और आपको फल मिलेगा। वो जितना कुछ हम देख रहे हैं और बहुत सारा कुछ इस तरह का हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं। एक ज़ेबा की ज़िंदगी का एक गलत फैसला जो कि ज़ाहिर ज़ेबा ने खुद नहीं किया, माँ बाप ने उसको सिचुएशन में डाला, लेकिन बाद में फिर उसने खुद भी हिम्मत नहीं दिखाई उसमें से निकलने के लिए। तो उससे फिर क्या हुआ कि आगे जो उसके 4 बच्चे हैं, 4 मुख्तलिफ किस्म की जो ज़िंदगियाँ हैं, वो किस तरीके से असरअंदाज हो रही हैं, और वो मुख्तलिफ किस्म की जो 4 ज़िंदगियाँ उन्होंने माशरे में आगे जाके 4 मुख्तलिफ घराने बनना है, तो उनका क्या हाल होगा और वो किस तरीके से आगे अपनी ज़िंदगी को लेके चलेंगे। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती राइटर के इस जुमले से कि मैं सब्र की मिट्टी से बनी हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और मैं आई डोंट एग्री विद दिस। अच्छा जी, आप आते हैं सोलहवीं किस्त की तरफ। और सोलहवीं किस्त का जो है वो आगाज़ होता है आलिया, जो ज़ेबा की छोटी बहन है, जो हमने अपनी दिनों से वो नहीं देखा था। हम लोग हैरान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि हम उस्मान को तो देख रहे हैं, आलिया हम नहीं देख रहे। तो फिर आलिया का किरदार हमें दिखाया गया, तो ये सीन खुलता है कि ज़ेबा की फैमिली आलिया से मिलने के लिए अपेरेंटली उन्होंने नया घर बनाया है, वो हाउस वार्मिंग पार्टी या एक घर की तकरीब है, उसमें वो सब बहन भाई इकट्ठे हुए हैं। तो एक तो ये मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक गॉड हमने एक नया घर देखा। ड्रामों में हम 2-4 घर हैं जिनकी हमें आदत हो चुकी हुई है, और मैं ज़िंदगी में कभी कराची नहीं गई, लेकिन अब मैं आंखें बंद करके उन घरों का इंटीरियर एक्सटीरियर जो है वो बता सकती हूँ कि इतना हमने देखा है। 2-4 घर रिपीट किए जाते हैं कि भी अमीर का एक खास घर है, गरीब का एक खास घर है, और वही दिखाए जाते हैं। तो अभी जो आलिया का उन्होंने घर दिखाया, इट वाज डिफरेंट हाउस, इट वाज अ न्यू हाउस, आई हैव नॉट सीन दैट बिफोर। तो ये क्वाइट रिफ्रेशिंग चेंज था जो मुझे अच्छा लगा, सो वेल डन फॉर दैट। अच्छा जी, हम देखते हैं कि
जब वो आ रहे होते हैं घर में और वो बात करती है कि घर बड़ा खूबसूरत हो, ज़ेबा कहती है कि क्योंकि दोनों मियाँ बीवी आर्किटेक्ट हैं तो फिर घर तो इतना खूबसूरत होना ही है, तो हमें पता चलता है कि जो आलिया है उसकी शादी किसी एक पढ़े लिखे अमीर घराने में आर्किटेक्ट बनता है, वो खुद भी इसी फील्ड में है, तो यानी ऑब्वियसली फिर उनकी ज़िंदगी ज़ेबा की ज़िंदगी से डिफरेंट है। उस्मान का हम पहले देख चुके हैं कि वो भी क्वाइट एस्टेब्लिश्ड है अपनी लाइफ में, आलिया भी हम देखते हैं, और आलिया के साथ माँ भी, यानी वो माँ को ले आती है इधर अपने पास, तो ये सब मिलके वहाँ पे डिनर के लिए इकट्ठे होते हैं, विच वाज अ लैविश डिनर, वहाँ पे सब बैठ के बात कर रहे होते हैं। अच्छा, एक तो यानी देख वो जब यानी ऑब्वियसली जब ये देख रहे हैं और वो घर दिखा रही हैं और बच्चियाँ जिस तरीके से वो घर देख रही हैं, और फिर सबूह जब यानी वो बैठा हुआ है अपने खालू के साथ, खालू का जो एक भतीजा है उसके बारे में बात हो रही थी, किस तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है, तो जो उसके चेहरे पे तासुरात होते हैं कि सारा वो देख सुन रहा होता है कि भाई ये तो यानी मामू होके किस लुक आफ्टर कर रहा है और हमारा बाप ही, ऑब्वियसली जहन में यही चीज़ें चल रही थी जो उसके चेहरे पे हम तासुरात देखते हैं, तो उसके लिए हमें फील होता है, और बच्चियाँ भी ज़ाहिर है जब घर देखते हुए वो फील कर रही होती हैं कि यानी उसके आलिया के बच्चे हैं वो किस तरीके से उनकी लुक आफ्टर की जा रही है, उनकी देखभाल की जा रही है। यहाँ पे अगेन यानी वो देखते हुए मैं महसूस कर रही थी कि जब यानी ज़ेबा इस फैसले में स्टक थी, और जब उसको बाप कहता है, जब अगर आपको याद हो कि एक सीन में जब बाप उसको एक पार्क में लेके जाता है और बात करता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जामी से अलग हो जाओ, कहती है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। तो देखिए बात ये है कि ये भी यानी अगर हम इसको देखें तो दैट वाज अ लेसन, दैट वाज क्वाइट अ लेसन फॉर पीपल, कि आप यानी जिन लोगों के डर से अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लेते, कोई मुश्किल फ़ैसला इस वजह से नहीं लेते कि अगर आपने ये लिया तो पता नहीं लोग क्या बातें करेंगे या किस किस्म का लेबल लगाएँगे। वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हैं, हो जाते हैं, उनको आपकी ज़िंदगी की कोई फ़िक्र नहीं होती। सब अपनी-अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं। एंड ऑफ द डे सफ़र आप नहीं करना होता है, और वो हम देखते हैं कि ज़ेबा कर रही है। ज़ेबा के बहन-भाई अपनी-अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, उसके रिश्तेदार अपनी-अपनी ज़िंदगी में जो है वो सेटल हैं। ज़ेबा अपनी ज़िंदगी में, चूँकि उसने उस वक़्त यही सोचा कि माँ-बाप बहन-भाई क्या कहेंगे, रिश्तेदार, दोस्त, जानने वाले अहबाब, लोग, मुआशरा, वो क्या कहेगा, तो उस वजह से उसने वो फ़ैसला नहीं लिया। तो आज यानी वो उस फ़ैसले में वहीं खड़ी है, जो उनकी त्यों खड़ी है, उस फ़ैसले में स्टक है, सफ़र कर रही है। लेकिन लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में मगन हैं और अपनी ज़िंदगियाँ बनाई हुई हैं। तो मेरा ख़्याल है कि देखने वालों के लिए भी एक लेसन है कि ये सोच के आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोई अहम फ़ैसला करते हुए बिल्कुल ना हिचकिचाएँ। कोई भी वो बातें करेगा भी तो 2-4 दिन बातें करेगा, वो भूलकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जो बेहतर समझते हैं वो फ़ैसला करें। अच्छा जी, तो हम देखते हैं कि उसके बाद अच्छा एक और जो चीज़ वहाँ पे आलिया के घर में एक मैंने पिछली दफ़ा भी बात की थी जब मैं शमा के साथ रिव्यू कर रही थी, उस्मान का कैरेक्टर मुझे यानी थोड़ा-सा मुझे उसमें एक बड़ा सटल से अंदाज़ में उन्होंने दिखाया कि जिस तरीके से ज़ाहिर है बाप ज़ेबा की लुक आफ्टर कर रहा था और फ़िक्र कर रहा था, भाई उस तरीके से नहीं, और भाई का थोड़ा-सा अंदाज़ एहसान जताने वाला भी है, और वो थोड़ा-सा मुझे एक लगा इस किस्त में भी कि जब वो आप सब बैठे हुए हैं और ऑब्वियसली 20-22 साल ज़ेबा की ज़िंदगी यानी जामी के साथ गुज़र चुकी हुई है, और बहन-भाई सबको यानी ऑब्वियसली पहले दिन से उनको पता है कि जामी की क्या सूरत-ए-हाल है। तो फिर आप अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ और मेरा कोई बहन-भाई इस तरीके से सफ़र कर रहा है, तो मैं उसको एक गैदरिंग में जहाँ पे वो यानी थोड़ा ये कह लें कि उस सेटिंग से निकल के यानी अपना एक थोड़ा एन्जॉय करने के लिए, अपना एक लेज़र टाइम के लिए वो आई हुई है, तो मैं उसको पिंच नहीं करवाऊँगी वो ज़िक्र करके। लेकिन हम देखते हैं कि उस्मान वो करता है, उस्मान से कहता है कि भई जामी भाई कोई काम शायद करने लगे हैं, उसका यानी उन्होंने कुछ किसी से उधार माँगा या पैसे माँगे हैं और किसी ने गारंटी मुझसे ली है, तो मैंने तो मना कर दिया। एक जानने वाला मिला था, कह रहा था कि उससे उधार मांग रहे हैं। वो आ गया मुझसे गारंटी लेने के लिए। खैर मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि इस आदमी की गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो ज़ेबा हैरान होती है इस चीज़ पे, तो मुझे वो लगा कि ये नहीं, ये उसको पिंच करने के मुतरादिफ था जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली वो हमें हल्के अंदाज में, बड़े सटल अंदाज और बड़े खूबसूरत अंदाज में मुझे लगता है कि जो राइटर है और डायरेक्टर वो हमें ये किरदार उस्मान खान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ऑल्दो उसका उठने बैठने का अंदाज अपने बाप की तरह का है, लेकिन वो अपने बाप की तरह का अपने बाप के अंदाज में
ज़ेबा का ख़्याल नहीं रख रहा, बल्कि ज़ाहिर है यानी वो डिफरेंट एक कैरेक्टर और सिबलिंग्स है, उनकी डीलिंग माँ बाप से डिफरेंट होती है, वो हमें नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसमें मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि अगर आपके सिबलिंग्स अगर सफ़र कर रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में इतनी सेटल हैं, जैसे आलिया है और इतना शानदार उसने घर बनाया है, उस्मान अपनी ज़िंदगी में सेटल है, तो बहन इतनी सफ़र कर रही है, तो ये वो लुक आफ्टर क्यों नहीं करते? मैं इस चीज़ से थोड़ा डिसएग्री करूँगी, क्योंकि देखिए एक तो नहीं जो बात जो इस ड्रामे का थीम ये नहीं है कि आप मेरी बहन भाई के आसरे पे रह के अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसका तो मकसद ही ये है कि एक गलत फ़ैसला किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करता है, और दूसरा हर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है। तो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात आपको खुद ही हल करनी चाहिए और खुद ही हल करनी होती हैं, जो कि ज़ेबा कर रही है और ज़ेबा की फैमिली कर रही है। तो अगर वो अपनी ज़िंदगियाँ यानी बना रहे हैं, कर रहे हैं, आई एम श्योर बैक एंड पे कुछ थोड़ा बहुत, जैसे ज़ाहिर है जब उसको ज़रूरत पड़ी तो उसने भाई को ही फ़ोन किया और थोड़ा बहुत शायद जितला के ही सही जैसे भी वो मदद तो कर रहा है उसकी बहन की जब भी उसको ज़रूरत होती है। तो आई थिंक कि ये बहस मुझे लगता है कि गैर ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब ये लोग घर वापस आते हैं उसके बाद और रास्ते में ये बात करते हैं। अच्छा, एक तो मैं तो आई एम सिक ऑफ इट। कोई भी बहुत कम, बल्कि कोई भी तो नहीं, मैं कहूँगी ज़्यादती होगी क्योंकि बाज़ लोग ख़्याल रखते हैं इस चीज़ का, लेकिन अक्सरियत हम लोग जो इंडियन ड्रामास हैं या इंडियन फ़िल्म्स, हम लोग इतने मुतासिर हो चुके हैं कि हमने अपनी उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। चलिए, मेरा भी तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं होगा, मैं ज़ाहिर है पंजाबी घराने से मेरा ताल्लुक़ है, उर्दू शायद मेरी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके जो तलफ़्फ़ुज़ है उस पे काम किया जाए, और जहाँ पे आपको महसूस हो कि आपका तलफ़्फ़ुज़ गलत है, आप उस पे काम करें। हमारे यहाँ एक खे को जो खे बना दिया गया है और उसको कोई ठीक नहीं करता, और उमैरा अहमद का स्क्रिप्ट और मीसम नकवी से यानी हमें ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी कि वहाँ पे खैर के बजाय हमें खैर सुनने को मिलेगा और खाला के बजाय हमें खाला सुनने को मिलेगा। तो प्लीज़ इसको ठीक करें, ये बहुत बुरा लगता है सुनने में, बहुत अननोइंग है। आई एम श्योर कि इस पे यानी काम, और मैं चाहती हूँ और आई एम श्योर बहुत सारे लोग इससे जो है वो ज़िच होते होंगे, तो इस पे काम होना चाहिए कि प्लीज़ यानी ये जो खान और खाला और खैर और खराबी इस तरह की चीज़ें जो हैं ये प्लीज़ मत किया करें, ये बहुत बुरा महसूस होता है कानों को। अच्छा जी, ये लोग घर वापस आते हैं, फिर रास्ते में बात करते हैं कि भई हमें तो खाला के घर जाते हुए नहीं अच्छा लगता, और उनके घर में यानी हमें जाके बच्चियाँ कहती हैं कि मुझे जेलसी फ़ील होती है, जिस तरीके से ज़ाहिर है मतलब वो एक कंपैरिज़न ना चाहते हुए भी बन जाता है। तो मेरी ये बात हो रही होती है। जब ये घर आते हैं तो नोटिस करते हैं कि घर में कोई आया होता है और यानी खुशबू उनको महसूस होती है, और वैसे भी लाइट्स ऑन होती हैं, और इस चीज़ का यानी एहसास होता है कि घर में कोई मेहमान शायद आया था। बाद में ज़रा वो किचन में जाके देखती हैं तो चाय के बर्तन पड़े होते हैं, और फिर जब ज़ेबा बर्तन धोती है तो कप पे लिपस्टिक का निशान देखती है, तो उसे पता चल जाता है कि कोई खातून जामी घर लेके आया है। जामी से फिर वो पूछती है जाके कि भई तुम किसी खातून को, किसी औरत को घर लेके आए हो? वो कहता है कि हाँ, मेरा घर है, मैं जिसको चाहूँ लेके आऊँ। और वहाँ पे जो उनका वो एक बात होती है जहाँ पे वो उससे कहता है कि तुम बीवी के तौर पे एक मुकम्मल फेलियर हो, और तुम अगर मुझे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता, और तुम सब कुछ हो, तुम अपने बाप की बेटी हो, तुम अपने भाई की बहन हो, तुम अपने बच्चों की माँ हो, तुम एक उस्तानी भी हो, एक टीचर भी हो, तुम सब कुछ हो सिवाय एक अच्छी बीवी के। और मैं कमेंट्स में जाके देख रही थी, मतलब इतने सारे लोगों ने, इतनी सारी ख़वातीन ने इसके साथ रिलेट किया बात, व्हिच वाज़ रियली सैड। और मुझे उन सब लोगों के लिए कि जिनको इस सब से गुज़रना पड़ता है, उसके लिए दुःख हुआ कि जब आप सारी ज़िंदगी अपनी एक गुज़ार के और सारी ज़िंदगी एक रिश्ते पे वार के और सैक्रिफ़ाइसेस करके आपको एंड पे क्या सुनने के लिए मिलता है कि तुम फेलियर हो, तुम मेरी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे या उतरी, तो यही कुछ नहीं ज़ेबा को भी सुनने को मिलता है। और ये कह के वो चला जाता है। द वे शी वो जो उसका एक अंदाज़ है सनम सईद का, ज़ेबा जिस तरीके से वो ऐसे जैसे आपका दम घुट रहा है,
बेड पे पहले बैठने की कोशिश करती है और फिर उठ जाती है। मुझे ऐसे लगा शायद कि एक बड़े ही सटल अंदाज में ऐसे लगा कि शायद उस बेड पे बैठना नहीं चाह रही थी, कि जहाँ पे हो सकता है ज़रा वो घर में खातून को लेके आया हो सकता है कि उस बेड पे बैठी हो, और शी वाज लाइक मैंने बैटरी इस पे, और फिर वो जिस तरीके से उसको सांस लेना मुश्किल महसूस होता है, वो बाहर चली जाती है। और फिर हम वही देखते हैं आइकॉनिक अलमारियाँ ठीक करने वाला जो है वो सीन, कि अगेन जब भी वो इस तरीके से परेशान होती है और बैठ के फिर अलमारियाँ साफ़ करना शुरू कर देती है और अलमारियों तरतीब देना शुरू कर देती है, क्योंकि ज़िंदगी तो इतनी बेतरतीब हो चुकी है, शायद उसकी तरतीब ठीक नहीं हो पा रही, तो वो अलमारियाँ ठीक करके कहीं ना कहीं अपने आप को ये एक जिसे कह लें कि इत्मीनान देती है कि कुछ तो वो तरतीब अपनी ज़िंदगी में ला रही है। फिर उसको हम देखते हैं कि वो याद कर रही है अपने बाप को, और वो फिर हमें वो दिखाते हैं फ्लैशबैक में कि जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो किस तरीके से दादी और उसकी माँ जो है वो इसके तलाक के फैसले को अपोज करती हैं कि नहीं ख़ानदानी लोग, और वो सारा अगेन हम जो सुनने को मिलता है कि हैं तो ख़ानदानी लोग, और अब चूँकि बच्चा आने वाला है तो कुछ ना कुछ वो कर ही लेगा और काम कर लेगा, वो चेंज हो जाएगा। और फिर ज़ेबा और बाप का हमें डायलॉग देखने को मिलता है जहाँ पे वो उसको कहता है कि फैसला तुमने करना है, वो उससे कहती है कि मैं एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, और उस पर फिर वो उसको बाप को हक करती है। वेरी इमोशनल सीन, और वहाँ पे वो ड्रामा खत्म हो जाता है। अच्छा, इससे पहले जब माँ बात कर रही थी, और माँ को हम पहले भी जब आलिया के घर की बात हो रही थी और आलिया और माँ में बात हो रही होती है ज़ेबा के मुतालिक, तो वो उसे कहती है कि आपने इतने अच्छे ज़ेबा बाजी के रिश्ते आए थे और आपने अपनी दोस्त के घर उसको ब्याह दिया और उसके बारे में अच्छा फैसला नहीं किया। तो अगेन वहाँ पे माँ कहती है कि ये तो उसकी किस्मत थी। हमने बड़ी ज्यादती की वैसे आप लोगों ने ज़ेबा बाजी के साथ, पता नहीं कहाँ फंसा दिया उन्हें शादी करके। यही मैं भी सोच रही हूँ, पर क्या करें, सब किस्मत का खेल है बेटा। And I was like, oh my God, अभी भी इतने अरसे बाद भी तुम किस किस्म की माँ हो कि तुम्हें अपनी बेटी की सफरिंग्स नज़र नहीं आ रही, तकलीफ नज़र नहीं आ रही, तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से, तुम्हारे एक छोटे से उसकी एक छोटी सी चीज़ पे तुमने इसको शक में करके और एक जल्दी में उसकी ज़िंदगी के बारे में फैसला किया, फिर उसको उस फैसले से निकलने नहीं दिया, और जब एक पॉइंट पे आई कि उसने फैसला किया कि मैंने ज़िंदगी से निकलना है, तो उसकी मुखालफत की और उसकी पादाश में उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार दी उस तकलीफ़ में। और अभी भी तुम ये कहती हो कि फिर ये उसकी किस्मत है। बीबी ये उसकी किस्मत नहीं थी, तुमने उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनाई है। और बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, और ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ कि माँ बाप, अगर आप लोग अपने बच्चों के बारे में फ़ैसला कर रहे हैं और आप अच्छा फ़ैसला नहीं कर रहे और अच्छे बुरे फ़ैसले ज़ाहिर हो जाते हैं, तो ओन कीजिए, इसको किस्मत का नाम मत दीजिए। आपसे गलत फैसला हुआ है तो आप इसको ओन कीजिए कि हाँ ये मेरा गलत फैसला था, ये मुझसे गलत फैसला हुआ है। ये जो हम अपनी आंखें चुरा लेते हैं और सारा इल्ज़ाम हम किसी और के कंधे पे डाल के, किस्मत के कंधे पे डाल देते हैं, किसी और के कंधे पे डाल देते हैं, और हम बरी ज़ुमा होने की कोशिश करते हैं, तो आई एम सॉरी, ये कुछ मैं नहीं समझती कि इससे कोई भरपाई हो सकती है या ऐसी कोई दावा मुमकिन है। तो ये थी जी 2 अक़सात हमने देखी। जैसे मैंने शुरू में बात की कि कुछ ख़ास इन अक़सात में नहीं था, क्वाइट बोरिंग हमें वो सैफ और वर्दा वाला हम देखते हैं, और इसमें भी अजीब व गरीब किस्म का वो जो वर्दा की उम्रे पे जाना है और नहीं जाना, और हनीमून पे जाना है, और वो रो रही है और घर पे आके बैठी हुई है, और सारा क्वाइट। तो आई डोंट नो कि वो किस तरफ जा रहा है, हमें पता नहीं कितना और इसको देखना पड़ेगा। बहरहाल जैसे मैंने पहले भी बात की कि शायद हमें एक फीमेल जामी दिखा के कुछ एक बैलेंस आउट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना हम इन्वेस्ट हो चुके हैं वेंकर फील्ड में शुरू के साथ देख के, राइटर जो है वो हमें उतना उसमें इंगेज रख पाएंगी। तो मैं स्टिल आई वांट टू वॉच कफील विद द सेम एंथुजियाज्म जिस तरीके से मैंने इसको शुरू किया था। तो प्लीज़ ये जो गैर ज़रूरी और नाइन किस्म के किरदार हैं और ट्रैक्स हैं, ये अगर कम दिखाए जाएँ तो हम पे बहुत भला होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही अगली जो अक़सात हैं 17वीं और 18वीं, उसके रिव्यू के साथ अगले वीक हम हाजिर होंगे। अगले रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।